नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षण विधियों के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। इसमें पहला प्रश्न देखिए कि बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? तो इसमें ऑप्शन पहला है सुंदर लिखना, दूसरा है मानक वर्तनी, तीसरा है बातचीत करना और चौथा है शुद्ध उच्चारण। तो दोस्तों, भाषा सीखने में देखो, केवल सुंदर जो लिखना है तो केवल सुंदर लिखना इसे हम भाषा सीखना नहीं कहेंगे। मानक वर्तनी ये भी यही यही होती है, यानी स्पष्ट लिखना, शुद्ध लिखना, इसको कहते हैं मानक वर्तनी। तो केवल शुद्ध लिखने वाला भाषा सीख गया, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके अलावा आपके चौथा उदाहरण है, चौथा विकल्प है कि शुद्ध उच्चारण। तो केवल शुद्ध उच्चारण करना, तो ये भी भाषा सीखना नहीं है। भाषा सीखना मतलब होता है कि व्यक्ति जब अपने विचारों को अभिव्यक्त करने लगता है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो भाषा सीख गया। कहने का मतलब बातचीत करना है, वो इसका उत्तर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति बातचीत करना सीख जाता है, इसका मतलब व्यक्ति भाषा सीख गया। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है आपको। तो विकल्प है यहाँ पे पहला कि परवाह है, या फिर अक्षर गति है, या फिर अर्थ है, या गति। तो देखो दोस्तों, परवाह है शब्द, ये जो परवाह शब्द है, इस परवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? इस परवाह शब्द का अर्थ होता है गति। और अक्षर गति, अक्षर गति कहूँ, शब्द कहूँ, अक्षर कहूँ, किसी भी चीज़ को, उसका परवाह या ना होता है गति। तो पढ़ने में गति ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा विकल्प हट जाएंगे, जबकि तीसरा अर्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ना किसे कहते हैं दोस्तों? पढ़ना कहते हैं किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको अर्थ के साथ ग्रहण करना, वो क्या होता है? वो पढ़ना होता है। तो दोस्तों, इसका आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, अर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 आ रहा है आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं कि अनुकरण वाचन के कितने भेद होते हैं। अनुकरण जो वाचन है, इसके भेद पूछा है। तो विकल्प है 1, 3, 2 या 4। तो अनुकरण वाचन के भेद होते हैं दोस्तों 2। अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है दोस्तों व्यक्तिगत होता है, और दूसरा होता है आपके सामूहिक अनुकरण करना। और ये जो अनुकरण वाचन है, ये कौन करता है दोस्तों? छात्र करते हैं। कौन करता है? हमेशा छात्र करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो अनुकरण वाचन है, इसके भेद कितने हो जाएंगे? 2 भेद हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए चौथे प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है कि फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग होता है। अब फ्लैनल बोर्ड क्या होता है? तो फ्लैनल बोर्ड एक जो शिक्षण सामग्री है, वो होता है फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? लिखने में करते हैं, चित्र को प्रदर्शित करने में, फिल्म पट्टिका यानी फिल्म स्ट्रिप प्रदर्शन करने हेतु, या श्रवण कौशल हेतु करते हैं। तो दोस्तों, फ्लैनल बोर्ड है, इसका प्रयोग होता है आपके किसी चित्र को प्रदर्शन करने हेतु। ये फ्लैनल बोर्ड है, इसके माध्यम से किसी चित्र को प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 में आपका जो दूसरा विकल्प है, चित्र प्रदर्शन हेतु, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या आगे 5 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पे निर्भर करती है। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण होता है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी बालक की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। अब ये कब सफल होगा? ये उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री के आधार पर होगा? नहीं, सामग्री एक साधन हो सकता है ना, लेकिन उसके आधार पर सफलता होगी, ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं। तो ये गलत हो गया। भाषिक नियमों के ज्ञान पर उपचारात्मक शिक्षण करोगे? बिल्कुल नहीं है। और समय अवधि ऐसी कोई चीज़ है नहीं इसमें। तो इसमें बचा क्या? विकल्प नंबर 4, जो बिल्कुल सही है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान करेंगे हम। समस्या ये क्या आती है? समस्या क्या है? समस्या मतलब ये आपके निदानात्मक है दोस्तों, निदानात्मक। ठीक है, तो ये निदानात्मक है। निदानात्मक परीक्षण में जो समस्याएं होती है, इन समस्याओं के कारणों की सही पहचान करेंगे और उन्हें दूर करेंगे, और यही क्या होता है? यही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या जो 5 है, प्रश्न संख्या 5 है, इसमें आपका चौथा जो विकल्प है, समस्या और कारणों से पहचान, बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है
कि भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन करना है। देखो दोस्तों, एक बात याद रखना, इसमें विकल्प देख लीजिए आप, तो एकदम मात्र शब्द लिखा हुआ है। मात्र कहूँ, केवल कहूँ, सिर्फ कहूँ, ये शब्द अगर आपको कहीं मिल जाए तो ये शब्द होते हैं दोस्तों नेगेटिव। कैसे शब्द होते हैं? नेगेटिव। इन शब्दों को आप बिल्कुल हटा देना। तो ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे हट गए। चौथा ऑप्शन देखो, उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से नहीं, तो फिर ये भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या, लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाएं होगी, तभी तो भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प है दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल आपके सही। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि पढ़ने में बाधा नहीं है। पढ़ने में बाधा नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, सारे नियम पहले ही बता देना, उच्चारण पर ही जोर देना, सटीकता पर ही जोर देना, या लिखी हुई विषय वस्तु का अर्थ निकालना। तो दोस्तों पढ़ने में कौन सी बाधा नहीं है? केवल हम उच्चारण पर ही जोर देंगे, ये बाधा होगी। नेगेटिव शब्द आ रखे हैं, देखो ही, केवल, ये शब्द क्या है? ये नेगेटिव है। तो केवल सटीकता पे ध्यान देंगे, ये पढ़ने में बाधा होगी। केवल उच्चारण पर देंगे, ये भी होगी। सारे नियम पहले ही बता देंगे तो भी कोई मतलब नहीं, पढ़ने में बाधा नहीं है। कब? जब लिखी हुई विषय वस्तु का हम अर्थ निकालेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल सही है। लिखी हुई विषय वस्तु का अर्थ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? हम पढ़ने में समझेंगे, वहाँ पे बाधा नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 आ रखा है आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों कि भाषा सीखने में सामाजिक अंत्यक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है और इस कथन का सीधा संबंध है। तो सीधा संबंध इस दोस्तों इस कथन का किससे है कि भाषा सीखने में सामाजिक जो अंत्यक्रिया है इसका महत्वपूर्ण स्थान पूछा है। तो देखो, सामाजिक जो अंत्यक्रिया है वो किसने दे रखी है? वो वाइगोत्स्की ने दे रखी है दोस्तों। किसने दे रखी है दोस्तों? ये दे रखी है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने सिद्धांत कौन सा दिया था? सामाजिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। इसमें जो सामाजिक आपकी अंत्यक्रिया है वो बिल्कुल वाइगोत्स्की ने सही बताई है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 4 सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित इनमें से कौन सा विकल्प आपका करता है? तो देखिए, बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, या भाषा संबंधी गृह कार्य। शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, केवल लिखित, केवल मौखिक चीज़ें इसमें भाषा सीखने को नहीं आएगी। ठीक है, शिक्षक का बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, ये सुलेख तो देखो प्राथमिक कक्षा की चीज़ है, यहाँ हमें उच्च प्राथमिक पे पूछा है। आगे देख लीजिए, भाषा संबंधी गृह कार्य। तो भाषा संबंधी जो गृह कार्य है, गृह कार्य उच्च प्राथमिक पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जबकि शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया इसका बिल्कुल उत्तर सही है। तो प्रश्न संख्या 9 में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, और ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 है कि भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। अब देखो, भाषाई जो तत्व है उसका हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? सृजनात्मक होगा, अभिवर्त्यात्मक होगा, ज्ञानात्मक हो, या कौशलात्मक। देखो, ये ना तो सृजनात्मक है, ना ही कौशलात्मक है, और ना ही अभिवर्त्यात्मक है, जबकि केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम केवल बोध प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा। भाषा तत्वों का जो ज्ञान प्राप्त करना है वो आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा, कौन सा अनुसंधान आया? क्रियात्मक अनुसंधान आ चुका है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक दोस्तों स्टीफन एम कोरे हैं। कौन है? स्टीफन एस एम कोरे। स्टीफन एस एम कोरे हैं जिन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान दिया था। ठीक है दोस्तों, पहला है कि शिक्षक अपनी तात्कालिक समस्याओं पर विचार करता है। शिक्षक में वैज्ञानिक प्रवृत्ति, शोध कार्य प्रवृत्ति जागृत होती है। अगला है विद्यालय की समस्याओं का शीघ्र व सही निदान होता है, या उपरोक्त सभी। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान इसकी विशेषता है कि ये विद्यालय तक ही सीमित होता है। इसके प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे थे, और
इसके अलावा है कि विद्यालय का स्टाफ या छात्र, इनके अलावा और इसे कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान परीक्षण कौन करते हैं? तो या तो छात्र करते हैं या उसके विद्यालय में जितना भी स्टाफ रहेगा, प्रधानाचार्य रहेंगे, उसके शिक्षक रहेंगे, क्लर्क रहेगा, ये सब उसके कर सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान को। तो इसमें पहला विकल्प है कि शिक्षक अपनी तात्कालिक समस्याओं विचार करता है। बिल्कुल सही है कि जो भी मतलब तात्कालिक उसी समय की जो समस्याएं होगी तो समस्याओं संबंधित बिल्कुल अनुसंधान होता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति, शोध कार्य प्रवृत्ति ये जागृत होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि बच्चा अनुसंधान करके कुछ सीखेगा तो सीखने पे उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होगा, शोध करेगा वो ना, तो ये तो जागृत होती है। और अगली है कि विद्यालय की समस्याओं का शीघ्र व सही निदान। बिल्कुल, मैंने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय तक ही सीमित होता है, तो विद्यालय की समस्याओं का शीघ्र और सही निदान होता है। जबकि चौथा है इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चारों विकल्प है इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 11 का आपके विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का। ये उपचारात्मक शिक्षण क्या है? ये आदेशात्मक कार्य है, अनुदेशात्मक है, नकारात्मक है, या फिर कह रहा है धनात्मक कार्यक्रम और ऋणात्मक कार्य। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है कि उपचारात्मक जो शिक्षण है वो एक प्रकार का क्या है? आदेशात्मक, अनुदेशात्मक, नकारात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक दोनों। तो उपचारात्मक जो शिक्षण है वो एक प्रकार का अनुदेशात्मक कार्य है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा आपके विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, जो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि आउटलाइन विधि क्या है? आउटलाइन विधि अगर आपने पढ़ी है तो बताइए भाई, आउटलाइन विधि क्या है? आउटलाइन विधि किसका एक अन्य नाम है? ऑप्शन आ रखे हैं उद्बोधन विधि, प्रबोधन विधि, रूपरेखा विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, देखिए इनमें से कौन किस विधि का नाम आउटलाइन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आउटलाइन विधि कहते हैं जो रूपरेखा विधि है उसको हम आउटलाइन विधि भी बोलते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्तों कि बोलना और लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? बोलना और लिखना, देखो कुल भाषाई कौशल कितने हैं दोस्तों? 4 है। ठीक है, अब कुल भाषाई कौशल 4 है, उसमें आपके 2 आ चुके हैं यहाँ पे, एक बोलना और दूसरा लिखना। कहने का मतलब इनका क्रम देख लो, बोलना कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, और लिखना कौन सा है? 4 नंबर पे। और पहले पे है सुनना और तीसरे पर है पढ़ना। जो पहला और तीसरा है ये तो होते हैं अपने ग्रहण पक्ष में। ठीक है, ये तो होता है ग्रहण करना। अब देखो बोलता, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तो अपने विचार क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा। और अगर कोई व्यक्ति लिखेगा तो वो लिखित अभिव्यक्ति करेगा। तो इसका मतलब क्या है? बोलना और लिखना ये क्या चीज़ें हैं? अभिव्यक्ति पक्ष है ना। जबकि सुनना और पढ़ना ये दोनों चीज़ें क्या है? ये ग्रहण पक्ष है। तो प्रश्न संख्या 14 में दोस्तों आपके विकल्प नंबर जो 1 है अभिव्यक्ति पक्ष वो बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न संख्या 15 कहता है, अंतिम प्रश्न है आज का ये कहता है दोस्तों, बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग किसका होता है? बालक में जब बालक भाषा अधिग्रहण करता है, मतलब अधिग्रहण मतलब होता है सीखता है। ठीक है, भाषा का कैसे प्रयोग करे बालक ये सीखता है, तो सबसे पहले इसमें वो किसका प्रयोग करेगा? जब वो विद्यालय जाएगा तो भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाएगी। भाषा अधिग्रहण, भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी, सर्वप्रथम हो जाएगी। तो सर्वप्रथम बच्चा क्या करता है? ध्वनियों का प्रयोग करता है, भाषा की समझ का करता है, शुद्ध उच्चारण का करता है, निरर्थक शब्दों का। तो बच्चा देखो उस समय बिल्कुल किसका करेगा? निरर्थक शब्दों का करेगा। दोस्तों आप ध्वनियों का मत करना, क्योंकि जब बच्चा उस उम्र में विद्यालय आता है तो उसे ध्वनियों का कुछ पता नहीं रहता है ना। शुद्ध उच्चारण चीज़ ये बात की हो गई, और भाषा की समझ ये तो बहुत बात की चीज़ हो गई। तो इसमें आपके प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर आपके 3 हो जाएगा दोस्तों। निरर्थक शब्दों का प्रयोग बालक सबसे पहले करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये थे 15 प्रश्न आपके सामने जो शिक्षण विधियों से संबंधित थे। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसे लाइक करना नहीं भूलें। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हमारा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।